हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट टाइम हमने ग्रुप थियरी के एग्जाम्पल स्टार्ट किए थे, है ना। तो पहला जो एग्जाम्पल हमने देखा दैट वाज ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो एन। तो किस तरह से इसके अंदर एलिमेंट होते हैं, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन होता है और किस तरह से इसका कॉम्पोजिशन टेबल बनाया जाता है, कॉम्पोजिशन टेबल से कैसे पता चलता है कि ये ग्रुप है। और उसी तरह से यूएन यानी कि ग्रुप ऑफ यूनिट मॉड्यूलो एन, इसको भी हमने देखा कि किस तरह से ये भी एक ग्रुप बनाता है। चलिए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक ग्रुप का दूसरा एग्जाम्पल, जिसका नाम है डायहेड्रल ग्रुप, जिसको डिनोट करते हैं डीएन से। ओके, अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है इस चीज को जानने से पहले मैं थोड़ा बता दूं कि ये है ग्रुप किस चीज के बारे में। एक्चुअली ये जो ग्रुप है ये आपको बताता है सिमेट्री ऑफ रेगुलर एनगॉन। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं कोई भी जैसे ट्रायंगल ले लेती हूँ तो ट्रायंगल के केस में इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल के केस में स्क्वायर वाला शेप, पेंटागन में जिसकी पांचों साइड बराबर हो, यानी क्या रेगुलर का मतलब है जिनकी सारी साइड कैसी हो, इक्वल हो। तो इनकी जो सिमेट्री है वो आपका डी एन डिनोट करता है। एन मतलब क्या कि कितनी साइड है। ठीक है, जैसे कि ये हो गया तो ये D3 को डिनोट करेगा, ये D4 को डिनोट करेगा, ये D5 को डिनोट करेगा। और इनकी सिमेट्री का मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने एक पेपर ले लिया, ठीक है, और इस पेपर में से मैंने एक स्क्वायर को कट कर दिया और स्क्वायर को मैंने निकाल दिया बाहर। तो कितने पॉसिबल वेज में आप इस स्क्वायर को जो मैंने बाहर निकाला है इसको आप वापस से इसके अंदर अरेंज कर सकते हो, इसके अंदर फिट कर सकते हो। जैसे ए बी सी डी है, ये स्क्वायर ले लिया मैंने, अब इसको आप वापस से इसके अंदर किस तरह से फिट कर सकते हो। देखो मैं इसको रोटेट करूं, अगर मान लीजिए मैंने इसको रोटेट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा ए बी सी डी। अब दिखने में तो ये स्क्वायर ही दिख रहा है, लेकिन हो क्या गया है, इसके कॉर्नर्स चेंज हो गई, है ना। फिर भी इसके अंदर क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप किस तरह से अरेंज करके वापस से स्क्वायर को इसके अंदर डाल सकते हो। तो उन सब का अगर मैं सेट बनाऊं, ठीक है, जितने भी पॉसिबल वेज, तो जितने भी पॉसिबल वेज हैं जिससे हम स्क्वायर को वापस से इसके अंदर फिट कर सकते हैं, इनका एक सेट बनाया जा सकता है। ठीक है, और ये सेट अपने आप में कंपोजिशन, किसी बाइनरी कंपोजिशन के अंडर एक ग्रुप बनाता है जिसको हम नाम देते हैं D4। तो हम क्या करेंगे आज की वीडियो में, सबसे पहले इस D4 के स्ट्रक्चर को ही समझेंगे। तो चलिए अब सिमेट्री ऑफ स्क्वायर को समझते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जो है अलग अलग स्क्वायर बना रखे हैं, ठीक है। अब ये स्क्वायर वो है ABCD जो मैंने ओरिजिनल काट के निकाला उस पीस ऑफ पेपर में से। ठीक है, अब सवाल ये है कि हम इस स्क्वायर को कितने वे में अरेंज करें कि वापस से वो उसी ढांचे में फिट हो जाए। ठीक है, कितने पॉसिबल वेज हैं दैट वी आर गोइंग टू सी। ठीक है, पहला पॉसिबल वे क्या है कि हम कुछ ना करें, एज इट इज जैसे हमने काटा था वैसे ही रख दें। यानी क्या कि A B C और D। दूसरा पॉसिबल वे क्या हो सकता है कि हम इसको ना 90 डिग्री से रोटेट करें। ठीक है, तो मैं इसको नाम देती हूँ R9, और यहाँ पे मैंने कोई रोटेट नहीं किया तो इसको मैं नाम देती हूँ R0। ठीक है, अब R90 से रोटेट किया तो ये ए के कॉर्नर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ए यहाँ पे था तो वो बी की जगह आ जाएगा, यानी कि यहाँ से शुरू होगा ABCD। ठीक, उसी तरह से या तो मैं ये कर सकती हूँ कि 180 डिग्री से घुमा सकती हूँ तो भी स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा। तो उस केस में ए यहाँ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो कॉर्नर हो जाएंगे ABCD। ठीक है, और उसी तरह से अगर मैं इसको 270 डिग्री पर भी घुमाती हूँ तो ए यहाँ आ जाएगा, है ना, ABCD। और मान लीजिए अगर मैंने एक बार इसको और 90 डिग्री से घुमा दिया तो ये वापस से अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो यानी क्या कि अगर मैं इसको एक बार, मान लीजिए ये मैंने एक बार इसको और घुमा दिया, R360 कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये वापस से ये ABCD आ जाएगा। राइट, सो R360 इज इक्वल टू R0। एक तो ये हो सकता है, तो इसमें ओरिजिनल कितने हुए, 1 2 3 4 हुए। ठीक, तो ये सारे जो सेट हुए ये आपका है एक्चुअली रोटेशन का। तो हम जो है चार तरह से इसको रोटेट कर सकते हैं। एक तो है कि रोटेट ही ना करें, एक है 90 डिग्री से, एक 180 डिग्री से, एक 270 डिग्री से। तो सिमेट्री के अंदर एक आ गया रोटेशन, रोटेशन से हम जो है उसकी सिमेट्री बरकरार रख सकते हैं। दूसरा होता है आपका रिफ्लेक्शन से। मान लीजिए मैंने इसको हॉरिजॉन्टली बीचों बीच में से रिफ्लेक्ट किया तो हो क्या जाएगा, इसको
ऊपर का हिस्सा नीचे करना है, नीचे का हिस्सा ऊपर करना है, यानी कि फ्लिप कर देना है, रिफ्लेक्ट कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ए बी ऊपर आ जाएगा और ये डी सी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने हॉरिजॉन्टल फ्लिप किया या फिर हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट किया, इसको मैं नाम देती हूँ एच। ठीक है, वहीं पर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम इसको जो है वर्टिकली फ्लिप करें, इस तरह से बीच में से। ठीक है, ऐसा। तो जो एडी है वो राइट साइड में आ जाएगा एडी, और जो बीसी है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा बी सी। ये एक हो सकता है, इसको मैं नाम देती हूँ वी। ठीक है, तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम इसको डायगोनली रोटेट कर सकते हैं। तो एक ही हमारा हो गया मेन डायगोनल, यानी कि डीबी के अलाउ। ठीक है, तो ये हो गया डीबी, तो वैसा का वैसे ही रह जाएगा, और फ्लिप कर देंगे तो ए ऊपर आ जाएगा और सी नीचे आ जाएगा। इसको मैं नाम देती हूँ डी। ये मैंने यहां से फ्लिप कर दिया। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको जो है दूसरा जो अदर वाला डायगोनल है उसके अलोंग इसको फ्लिप करें, यानी कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट करें फ्लिप करें एक ही बात है। ठीक है, तो ए और सी तो बरकरार रहेंगे, आपका बी और डी चेंज हो जाएगा, बी ऊपर आ जाएगा डी नीचे आ जाएगा। इसको हम नाम देंगे डी डैश। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे जो ये चार सिमेट्री बनी, ये किससे बनी, ये बनी आपकी रिफ्लेक्शन से, और इसके अलावा और कोई पॉसिबल वे नहीं है इस चीज को दर्शाने का। ठीक है, तो क्या हो गया, चार रोटेशन से आ गए और चार रिफ्लेक्शन से आ गए। तो मतलब क्या है कि हमारा जो D4 है, इस D4 के अंदर आ गए टोटल 8 एलिमेंट। ओके, 4 + 4, 4 आए आपके रोटेशन से और 4 आए आपके रिफ्लेक्शन से। तो किस तरह के एलिमेंट बने इसके अंदर, तो D4 के अंदर जो एलिमेंट आए वो क्या आए आपके, एक आया R0, एक आया R90, एक आया R180, एक आया R270, एक आया आपका हॉरिजॉन्टल फ्लिप, एक आया वर्टिकल फ्लिप, एक आया डायगोनल मेन डायगोनल फ्लिप, और दूसरा आएगा दूसरा वाला डायगोनल फ्लिप। ठीक है, तो ये चार एलिमेंट इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसी तरह से जो है अगर आप डीएन लोगे तो डीएन के अंदर भी, अगर मैं डीएन की बात करूं तो इसके अंदर भी एन जो है वो रोटेशन से आएंगे और एन जो है वो रिफ्लेक्शन से आएंगे। आप D4 को समझ लीजिए, आप पूरा का पूरा डीएन समझ जाएंगे। ठीक है, अब सवाल ये है कि इसको किस तरह से लिखा जा सकता है। तो जो D4 है ना, वो केवल दो एलिमेंट से हम पूरा जनरेट कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, एक है आपका रोटेशन से और एक है आपका रिफ्लेक्शन से। ओके, तो D4 को किस तरह से लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है XI YJ such that x² is equal to E, y की पावर 4 is equal to E। दूसरा ये कि XY जो है वो YX इनवर्स के बराबर होता है, जहां पर आपका I जो है 0,1 और J जो है 0 1 2 3 है। कहने का मतलब ये है कि जो D4 के एलिमेंट्स है ना, वो X और Y के फॉर्म में है, X की पावर I और Y की पावर J के फॉर्म में है, जहां पे x² इज इक्वल टू ई है। x² इज इक्वल टू ई है का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखिए जो x है वो आपके रिफ्लेक्शन को डिनोट कर रहा है। ओके, तो रिफ्लेक्शन के केस में जैसे कि हमने ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दिया, ठीक है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल फ्लिप को दो बार करूं, एक बार हमने इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप किया स्क्वायर को बीच में से, तो ये बन गया आपका ABCD, इस तरह से बन गया, ये वाला बन गया। अब मैं इसको अगर वापस से यही से दोबारा हॉरिजॉन्टल फ्लिप करूं, यानी कि मैंने इसको एक बार हॉरिजॉन्टली फ्लिप किया और अगर मैं दोबारा से हॉरिजॉन्टल फ्लिप करूं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन मान लीजिए R0 पे आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि h² किसके बराबर आ गया, R0 के बराबर आ गया। उसी तरह से अगर वर्टिकली आप दो बार इसको फ्लिप करो, स्क्वायर को वर्टिकली दो बार फ्लिप करो, तो वापस से V² भी किसके बराबर आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ये ABCD। उसी तरह से अगर D² करते हो तो D² भी जो है वो R0 के बराबर आ जाएगा और D डैश का स्क्वायर भी किसके बराबर आ जाएगा, R0 के बराबर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये रिफ्लेक्शन है यहाँ पे आपका जो x है वो रिफ्लेक्शन को डिनोट करता है। तो रिफ्लेक्शन का केस में क्या होता है, हमेशा x² इज इक्वल टू ई होता है। ठीक है, y जो है आपका यहाँ पे रोटेशन है, तो रोटेशन के केस में क्या है, y की पावर 4 इज इक्वल टू ई है। कहने का मतलब ये है कि देखो जैसे कि हमने यहाँ पे पहले R0 था, इसको 90 डिग्री से घुमाया तो ये क्या बन गया,
आर 90 डिग्री बना, फिर हमने दोबारा इसको 90 डिग्री से घुमाया तो आर 180 बन गया, फिर से हमने इसको 90 डिग्री से घुमाया तो 270 बन गया। और हमने कहा था कि अगर इसको दोबारा 90 डिग्री से घुमाएंगे तो वापस से ये ओरिजिनल पोजीशन आर नॉट पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 बार रोटेट करने से थ्रू 90 डिग्री क्या हो जा रहा है, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन ई पे आ जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए y की पावर 4 इज इक्वल टू ई। अब इसमें खास रिलेशन ये है कि अगर आप एक रिफ्लेक्शन करो उसके साथ y को ऑपरेट करो, यानी कि एक रोटेशन करो, तो वो किसके बराबर होता है, वो रोटेशन और रिफ्लेक्शन का इनवर्स। ठीक है, ये चीज आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। i जो है आपका 0,1 है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो 2, एक 1 से लेकर 2 बार हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, तो i इज इक्वल टू 0,1 लिया है। और y की पावर 4 है, यानी कि कितने एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, 0 1 2 3 4। तो ये जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि फॉर्मूला है d4 का। तो यहीं से आप जो है लगे हाथ हम dn का भी निकाल सकते हैं। तो dn किसके बराबर हो जाएगा, dn हो जाएगा आपका xi y की पावर j सच दैट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ई, वाई की पावर n इज इक्वल टू ई, और एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स इनवर्स। और वही बात सच दैट आई जो है वो 0,1 है और j जो है वो 0,1,2 अप टू सो ऑन n-1 तक जाएगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला dn का। ठीक है, अब यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि d4 और या फिर dn कैसा है, और ये भी समझ चुके हैं कि अगर मैं ऑर्डर की बात करूं कि ऑर्डर ऑफ dn है तो कितना आ जाएगा, n प्लस n, n रोटेशन से n रिफ्लेक्शन से, यानी कि 2n। तो ऑर्डर ऑफ dn हो जाता है आपका 2n। ठीक है, अब हमें बात करनी है कंपोजिशन टेबल की। ठीक, अब कंपोजिशन टेबल में क्या हो जाएगा कि हमें जो है सारे चीज़ों का कंपोजिशन करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर हमने R90 किया और फिर सॉरी पहले हॉरिजॉन्टल फ्लिप किया फिर R90 किया, हमेशा ध्यान में रखिए हम राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, पहले इस H को ऑपरेट करेंगे, बाद में R90 को ऑपरेट करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले R90 कर दिया फिर H कर दिया, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। ओके, सो मान लीजिए जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दिया फिर आपने उसको 90 डिग्री से घुमा दिया, तो आप कैसे बताओगे कि भाई हमारे पास कौन सी चीज आएगी, यहाँ पे कौन सा रोटेशन आएगा या फिर कौन सा रिफ्लेक्शन आएगा। तो ये झट से बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं तो आप क्या करते बैठोगे, आप ड्राइंग बनाते बैठोगे कि अच्छा पहले जो है मैंने ए बी सी डी लिया था, अब इसको मैं हॉरिजॉन्टल फ्लिप करता हूँ या फिर करती हूँ एंड देन आई विल रोटेट थ्रू 90 डिग्री, तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो इस चीज को सिंपली कैसे समझे, तो वो छुपा हुआ है इस राज में कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स इनवर्स। ठीक है, एक चीज आपको बता दूं कि पूरा का पूरा जो आपका D4 है, इसी तरह से पूरा का पूरा जो DN है, ये दो चीजों से, अभी हमने कहा कि दो चीजों से बनता है, एक है आपका रिफ्लेक्शन, एक है आपका रोटेशन। तो मैं यहाँ पर R को डिनोट करती हूँ रोटेशन से, और रिफ्लेक्शन यानी कि फ्लिप उसको डिनोट करती हूँ मैं F से। ठीक है, तो DN के अंदर जैसे कि D4 की मैं फिलहाल बात करती हूँ, तो D4 के अंदर पता है क्या एलिमेंट आएंगे, E आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर यानी कि रोटेशन थ्रू 90 डिग्री। फिर मैंने एक और बार किया यानी कि आर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 180 डिग्री से। फिर होगा आर क्यूब यानी कि आपका 270 डिग्री से। फिर आ जाएगा आपका फ्लिप, फ्लिप यानी कि हॉरिजॉन्टल फ्लिप। ठीक है, तो एक एफ आ गया, दूसरा आ जाएगा आपका आर एफ, तीसरा आ जाएगा आपका आर स्क्वायर एफ, और चौथा आ जाएगा आपका आर क्यूब एफ। हो गए 4 एलिमेंट, यही होते हैं D4 के अंदर एलिमेंट। ई आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, ये तो हो गए आपके पूरे रोटेशन। और फिर फ्लिप, ये हो गए आपके पूरे फ्लिप से, रिफ्लेक्शन से। एफ, आर एफ, आर स्क्वायर एफ, आर क्यूब एफ। अब बस सवाल ये है कि इनमें से कौन किसको डिनोट करता है, यानी कि D4 के अंदर जैसे कि ई का मतलब होता है, ई का मतलब है आपका आर नॉट, आर का मतलब है आपका R90, सॉरी आर का मतलब है R90, आर स्क्वायर का मतलब है R180, आर क्यूब का मतलब है R270, एफ का मतलब है H, और आर स्क्वायर एफ का मतलब है, अब इस चीज को आप थोड़ा सा समझेंगे। देखो अगर मैं आर एफ की बात करूं, आर एफ का मतलब ये है कि पहले मैं फ्लिप करूं फिर उसको 90 डिग्री से रोटेट करूं। ठीक है, तो चलो कर ही लेते हैं। ये है आपका ABCD, इसको मैं पहले फ्लिप करती हूँ, हॉरिजॉन्टली फ्लिप, तो ये क्या बन जाएगा आपका, इस पे मैंने हॉरिजॉन्टल फ्लिप लगाया। ठीक है, तो ये हो गया ए बी, ऊपर चला गया ए बी, और सी डी ये बन गया। अब मुझे इसको जो है आर लगा देना, यानी कि 90 डिग्री से
घुमा देना है। तो 90 डिग्री से घुमाऊंगी तो क्या बनेगा, ये ए नीचे आ जाएगा, ठीक है। डी ए डी सी बी अब ऊपर देखिए कि ए डी सी बी कहाँ पर आ रहा है, तो ए डी सी बी आप देख रहे हो ये डी डैश है। ओके, तो इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आर एफ है ना, आर एफ का मतलब है डी डैश, ठीक। तो ये आर एफ का मतलब हो गया डी डैश। तो आर स्क्वायर एफ मतलब क्या, पहले फ्लिप कर दो यानी कि ये वाला, और अब इस पे हम जो है 180 डिग्री से घुमा देते हैं। 180 डिग्री से घुमाएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका ए अब यहाँ सी की जगह आ जाएगा, यानी कि ए डी सी बी। अब ये ढूंढिए कि बी ए डी सी कहाँ है, बी ए डी सी, तो आप देख रहे हैं ये वर्टिकल वाला है, ठीक है। तो आर स्क्वायर एफ का मतलब होता है वर्टिकल, ठीक है। तो एक चीज आप समझ गए कि ये आर स्क्वायर एफ का मतलब क्या है, वी है। तो बचा हुआ आर क्यूब एफ क्या होगा, ये डी होगा। बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ, बस यहाँ पे आप इस चीज को नोट करेंगे कि आपका R0 R90 R180 R270 इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। H का मतलब होगा आपका F, V का मतलब होगा आपका आर स्क्वायर एफ, डी का मतलब होगा आपका, क्योंकि सीरीज में हम एच वी डी डी डैश लेके चल रहे हैं ना, तो डी का मतलब होगा आपका आर क्यूब एफ, और डी डैश का मतलब होगा आपका आर एफ। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात मुझे ये बतानी है कि हमने यहाँ पे एक और चीज देखी थी, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स इनवर्स, ठीक है। क्या देखा था हमने, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स, और एक्स का मतलब क्या था, रिफ्लेक्शन यानी कि फ्लिप। तो इसकी जगह मैं फ्लिप लिखूंगी, इसकी जगह मैं आर लिखूंगी, तो एफ आर इज इक्वल टू आर इनवर्स एफ। ये चीज भी जाननी इंपॉर्टेंट है, ये हमें कंपोजिशन टेबल में मदद करेगा। तो देखो आर इनवर्स का मतलब क्या है, देखो आर मतलब होता है 90 डिग्री का रोटेशन, ठीक है। तो आर इनवर्स क्या आ जाएगा कि मैं 90 डिग्री वाले को कितने बार और घुमाऊं कि मैं ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाऊं, तो ये हो जाएगा हमारा R270, है ना। देखो R270 में अगर मैं 90 डिग्री और घुमा देती हूँ तो हम R360 पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान में रखिए कि आर इनवर्स जो है वो यहाँ पे किसके बराबर हो गया, आर क्यूब के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम समझ गए कि एफ आर जो है वो किसके बराबर है, आर क्यूब एफ के बराबर है। उसी तरह से हम ये देख सकते हैं कि अगर एफ आर क्यूब की बात करी तो एफ आर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, आर एफ के बराबर हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये हो गया आपका आर क्यूब, इसका इनवर्स आर क्यूब का, आर क्यूब का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, यानी कि 270 का इनवर्स क्या होगा आपका, आर हो जाएगा। तो एफ आर क्यूब जो है वो आर एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से एफ आर स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर एफ के बराबर आ जाएगा। तो ये तीन चीजें भी आपने ध्यान में रखनी है, क्या कि देखो एफ इनवर्स जो है तो वो एफ के बराबर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये कि एफ आर जो है वो आर क्यूब एफ के बराबर होता है, और एफ आर स्क्वायर एफ के बराबर होता है, और एफ आर क्यूब वो आर एफ। अगर आप इतनी चीजें ध्यान में रखते हो तो आप जो है कंपोजिशन टेबल बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। तो चलिए कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे R0 R90 R180 R270 एच वी डी डैश ले लिया है, और इनका क्या मतलब होता है, ई आर आर स्क्वायर आर क्यूब एफ आर स्क्वायर एफ आर क्यूब एफ आर एफ, ये होता है, ठीक है। उसी तरह से मैंने नीचे भी लिख दिया है, ठीक। तो चलिए पहला देखो, अगर मैं ई से इन सबको ऑपरेट करती हूँ तो मुझे यही चीजें मिलेंगी, यानी क्या कि यहाँ पे मुझे ई आर आर स्क्वायर आर क्यूब ही मिलेगा। देखो मैं इनको आर आर स्क्वायर आर क्यूब के फॉर्म में ही लिखूंगी, क्योंकि आप इसको बड़े आसानी से समझ लोगे कि हाँ भाई ये आर नॉट है, ये आर 90 डिग्री है, ये आर 180 है, और ये आर 270 है, ठीक। लेकिन इनको मैं एच वी डी डी डैश के फॉर्म में लिखना चाहती हूँ, ताकि अगर आप कोई बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाए कि भाई हाँ ये कैसे आ गया। तो देखो ई इंटू एफ करोगे तो आपको एफ ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पे एच ही आंसर आएगा। ई को किसी के साथ भी ऑपरेट करोगे तो वही चीजें आएंगी, यानी कि एच वी डी डी डैश, ठीक है। अब आर को हम ऑपरेट करते हैं ऊपर वालों के साथ, तो आर ई जो है वो आर ही रहेगा, आर आर जो है वो आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आर क्यूब हो जाएगा, ये आर की पावर 4 यानी कि ये ई आ जाएगा, ठीक है। अब ऑपरेट करते हैं, मैं आपको एक दो बहुत अच्छे से ऑपरेट करके दिखाऊंगी, बाकी आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। आर इंटू एफ,
क्या बनाइए, आर एफ बन गया। अब बताइए आर एफ का मतलब क्या होता है, डी डैश होता है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, डी डैश लिख दूंगी। अब नेक्स्ट देखिए, आर को किसके साथ ऑपरेट करना है, आर स्क्वायर एफ के साथ करना है, तो आर इंटू आर स्क्वायर एफ, मैं इंटू बोल रही हूँ लेकिन यहाँ पे कंपोजिशन है, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, आर क्यूब एफ बन गया, ठीक है। अब देखो आर क्यूब एफ का मतलब क्या होता है, डी होता है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है, आर को जो है आप आर क्यूब एफ के साथ ऑपरेट करो, सो आर इंटू आर क्यूब एफ, तो ये तो आर फोर बन गया यानी कि ई बन गया, ई इंटू एफ यानी कि एफ, और एफ मतलब क्या, एच, तो ये एच बन गया। बचा क्या यहाँ पे बच गया वी, ठीक है। फिर आर स्क्वायर की बारी, तो आर स्क्वायर इंटू ई इज आर स्क्वायर इंटू आर इज आर क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज आर की पावर फोर यानी कि ई। बचा क्या यहाँ पर, ये बच गया, यहाँ पे आर आ जाएगा ना, आर की पावर फाइव जो है वो आर के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आर स्क्वायर इंटू एफ, ठीक है। तो आर स्क्वायर एफ किसके बराबर होता है, यहाँ ऊपर देख लीजिए, आर स्क्वायर एफ यानी कि वी, सो दिस इज वी, ठीक। फिर है आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर एफ, सो आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर एफ। अब ये क्या है, ये ई है यानी कि एफ, तो ये बन गया एच, एफ यानी कि एच। फिर है, अब आप मुंह जुबानी कर सकते हैं उसको, है ना। ये है आर स्क्वायर, ये है आर क्यूब यानी कि आर की पावर फाइव एफ, आर की पावर फाइव एफ, तो आर की पावर फाइव एफ को कैसे लिख सकते हो आप, आर की पावर फोर इंटू आर एफ, ये तो ई हो गया, तो आर एफ बन गया, और आर एफ मतलब डी डैश, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया, कौन सा एलिमेंट बच गया, डी वन बच गया आर क्यूब के साथ। तो आर क्यूब इंटू ई इज आर क्यूब, आर क्यूब इंटू आर इज आर की पावर फोर यानी कि ई, आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर इज आर की पावर फाइव यानी कि आर, और आर क्यूब इंटू आर क्यूब इज आर की पावर छः यानी कि आर स्क्वायर। ये बात आप समझ रहे होंगे ना कि आर की पावर छः को कैसे लिख सकते हैं, आर की पावर फोर इंटू आर स्क्वायर, और ये तो आई ई बन जाएगा, तो आर स्क्वायर बच गया, ठीक है। मतलब मैं चार माइनस कर रही हूँ, ऐसा समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट है आर क्यूब इंटू एफ, तो आर क्यूब इंटू एफ जो है कितना हो जाएगा, आर क्यूब इंटू एफ हो जाएगा आपका डी, तो ये हो गया आपका डी। फिर है आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर एफ यानी कि आर फाइव एफ यानी कि आर एफ, और आर एफ मतलब डी डैश, तो ये हो गया डी, ये हो गया डी डैश, ठीक। फिर आर क्यूब इंटू आर क्यूब एफ यानी कि आर स्क्वायर एफ, और आर स्क्वायर एफ यानी कि बी। फिर आर क्यूब इंटू आर एफ, और ये आर फोर एफ आ जाएगा यानी कि एफ यानी कि एच आ गया, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग, तो यहाँ तक हमारा एक पड़ाव कंप्लीट हो गया। फिर जो है, अब यहाँ पे हमारे फ्लिप आ गए हैं, और ऊपर वही चीजें हैं। अब देखा आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ पर जो है ये एफ आर स्क्वायर एफ आर क्यूब एफ और आर एफ लिख दिया, और यहाँ पे मैंने जो है एफ आर स्क्वायर एफ आर और एफ आर क्यूब मतलब उल्टी साइड वाले लिख दिए। लेकिन हमें तो मालूम है ना कि ये आपस में इस तरह से इक्वल होते हैं, ठीक है। आर क्यूब एफ की जगह में जो है एफ आर लिख सकती हूँ, आर स्क्वायर एफ की जगह में एफ आर स्क्वायर लिख सकती हूँ, आर एफ की जगह में एफ आर क्यूब लिख सकती हूँ। इससे क्या है कि मुझे कंपोजिशन करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि देखो मैंने अब क्या कर देना है, एफ आर स्क्वायर से जो है इनके साथ ऑपरेट करना है। देखो जैसे एफ को मैंने ई के साथ ऑपरेट किया तो एफ ये आ गया यानी कि एफ यानी कि एच ही बन गया। अब एफ को मैं आर के साथ ऑपरेट करती हूँ तो एफ आर बन जाएगा, ठीक है। और एफ आर यानी क्या, डी, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, डी लिख दूंगी मैं। फिर एफ को मैं एफ आर स्क्वायर से करूंगी तो ये एफ आर स्क्वायर यानी क्या, कहाँ गया वो वी, ये तो ये वी बन गया, ठीक। फिर एफ को मैं जो है ऊपर, इसको कैंसिल कर देते हैं, एफ को जो है कहाँ गया, हाँ एफ को मैं एफ आर क्यूब से करूंगी तो एफ आर क्यूब यानी कि ये डी डैश में, ठीक। तो मुझे कंपोजिशन करने में आसानी रहेगी, इसलिए मैंने इनको जो है अलग तरीके से लिख दिया है। अब देखो एफ इंटू एफ कितना हो जाता है, एफ स्क्वायर हो जाता है, और एफ स्क्वायर यानी क्या, आर नॉट। एफ इंटू आर स्क्वायर एफ, अब इस चीज को मैं डिटेल में बताती हूँ क्या है ये, एफ इंटू आर स्क्वायर एफ। अब इस चीज को देखो, तो ये एफ आर स्क्वायर है, एफ आर स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर एफ के बराबर ही होता है, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर और एफ इंटू एफ ई हो गया, तो ये आर स्क्वायर बन गया, तो ये क्या आ गया, आर स्क्वायर यानी कि आर 90 डिग्री आ गया, ठीक है। ये हो गया ई, और यहाँ पे क्या आया, आर स्क्वायर आ गया यानी कि 90 डिग्री आ गया, ठीक है। इसी तरह से एफ इंटू आर क्यूब एफ, एफ इंटू आर क्यूब एफ। अब देखो एफ आर क्यूब की जगह आप क्या लिख सकते हो, आर एफ लिख सकते हो, ठीक। तो ये आर एफ स्क्वायर हो गया यानी कि ये आर आ गया, तो ये आर आ गया। फिर इसी तरह से यहाँ पे क्या बच गया, आर क्यूब बच गया,
ठीक है। सिमिलरली अब आप ये सारी चीजें खुद करेंगे। ओके, मैंने आपको जो है आधा टेबल सॉल्व करा दिया है। सिमिलरली यहाँ पे v आएगा, आप चेक कर लीजिए कि ये सही है कि नहीं है। d डैश आ जाएगा, ये h आ जाएगा, ये है आपका, फिर क्या आ जाएगा v d डैश d, यहाँ पे d आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका आर स्क्वायर, ये e, यहाँ पे आर क्यूब और ये r, फिर आ जाएगा यहाँ आपका d, यहाँ पे v, ये d डैश, ये h, यहाँ पे आ जाएगा आपका आर क्यूब, आर ई, आर स्क्वायर, फिर जो है डी डैश, एच, डी, वी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका आर, आर क्यूब, आर स्क्वायर और ई। ठीक है, अगर आप एक बार समझ चुके हैं कि इनको कंपोजिशन कैसे करते हैं तो आपको ये टेबल बहुत बड़ी डील नहीं रहेगी। क्योंकि होता ये है कि अचानक अगर स्टूडेंट से पूछें, स्टूडेंट से अगर अचानक ये पूछा कि भाई ये बताओ कि R270 इंटू डी डैश कितना, तो उसका दिमाग फिर जाता है, वो समझ नहीं पाता कि भाई करना क्या है। तो सिंपल सी बात है, R270 यानी कितना, आर क्यूब। ठीक है, और डी डैश का मतलब क्या होता है, आर एफ होता है। तो इन दोनों को कंपोजिशन करेंगे तो आर क्यूब, आर तो ई हो गया, इंटू एफ, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, R270 इंटू डी डैश आ गया आपका एच। तो देखिए है कहीं पर, R270 इंटू डी डैश कितना आ गया, एच आ गया, आ गया ना। ठीक है, तो इस तरह से अगर कल को आप कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपके सामने अचानक ये पूछ लिया, तो अब आप आसानी से निकाल सकते हो कि भाई वो क्या है, बजाय ये कि आप स्क्वायर बनाते बैठो, उस पे पहले डी डैश लगाओ, फिर उसको 270 डिग्री से घुमाओ। बहुत से स्टूडेंट ऐसे करते रहते हैं। ठीक है, सो इट इज बेटर कि हम इस तरह से इसको सॉल्व करें। ठीक है, अब ये कंपोजिशन टेबल है और इस कंपोजिशन टेबल से आप बहुत सी चीजें समझ रहे होंगे कि भाई इसमें चार तरह के, चार चार आपको कॉलम जैसे दिख रहे हैं ना, मतलब दो कॉलम और दो रोज दिख रहे हैं। इसमें से पूरा एक डब्बा तो रोटेशन का आ रहा है और एक पूरा डब्बा जो है वो रिफ्लेक्शन का आ रहा है। एक पूरा डब्बा जो है वही रिफ्लेक्शन का, और एक पूरा डब्बा जो है वो रोटेशन का आ रहा है। ठीक है, अभी कैसे और क्या चीजें हैं, ये हम जब सब ग्रुप पढ़ेंगे तब ये बातें समझ में आएंगी। लेकिन फिलहाल आप इतना ध्यान में रखिए कि ये कंपोजिशन टेबल है, और इस कंपोजिशन टेबल में सारी प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं कि किस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। क्लोजर, क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इनके बाहर का हो, तो क्लोजर सेटिस्फाई होता है। एसोसिएटिविटी भी आप देख सकते हो सेटिस्फाई होती है। आर नॉट यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो कि आर नॉट को जो है किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो तो वही एलिमेंट हमको वापस से मिल जाते हैं। फिर इनवर्स, इनवर्स ढूंढना बड़ा आसान है, चलो इनवर्स बता ही देते हैं। जितने भी रिफ्लेक्शन है, जितने भी रिफ्लेक्शन है वो सेल्फ इनवर्स है। ठीक है, एच का इनवर्स एच ही होता है, डी का इनवर्स जो है वो डी होता है, डी डैश का इनवर्स डी डैश ही आएगा, और आपका फिर क्या बचा, वी का इनवर्स वी आएगा, क्योंकि आप ये डबल रिफ्लेक्शन होता है ना इनका, क्योंकि एच स्क्वायर आपका जो है ई के बराबर आ रहा है। इसी तरह से आपके जो फ्लिप है इनका स्क्वायर कितना, आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है। ठीक है, वहीं पर अगर रोटेशन की बात करूं, तो रोटेशन में भी हमने कहा कि जैसे ई का इनवर्स तो चलो खैर ई आता है, उसके बाद आर इनवर्स आता है आपका आर क्यूब के बराबर, है ना, क्योंकि आर 90 डिग्री में और कितना हम ऑपरेट करें कि मेरे पास आर नॉट आ जाए, तो इट इज 270, तब जाके तो 360 डिग्री बनेगा। उसी तरह से 270 यानी कि आर क्यूब का इनवर्स कितना आ जाएगा, आर क्यूब का इनवर्स जो है वो आर आ जाएगा, यानी कि 90 डिग्री से आ जाएगा। और जो आपका आर स्क्वायर है यानी कि 180 डिग्री, आर 180 डिग्री का अगर इनवर्स निकालें तो वो खुद ही के बराबर होता है, ये सेल्फ इनवर्स होता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि आर स्क्वायर का इनवर्स जो है वो आर स्क्वायर ही होता है। तो आप ये चीज तो समझ ही गए होंगे कि डीएन के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कुछ इस तरह के आ रहे हैं, ई, आर, आर स्क्वायर, अप टू सोन कहाँ तक, आर की पावर n-1 तक, क्योंकि आर की पावर n जो है रोटेट करोगे ना तो वापस से ई आ जाएगा। उसी के साथ फ्लिप आ रहे, फ्लिप आर, सॉरी एफ, आर एफ, आर स्क्वायर एफ, ये भी कहाँ तक जाएंगे, ये जाएंगे आपके आर की पावर n-f तक। अब एक चीज मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप डीएन को इस तरह से याद में रखोगे तो कंपोजिशन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप दूसरी तरह से भी याद कर सकते हो कि एक्स आई वाई जे सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई वाई की पावर
n इज इक्वल टू ई, x इज इक्वल टू 0 1, सॉरी i इज इक्वल टू 0 1 और j इज इक्वल टू 0 1 अप टू सो ऑन n-1। बस इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इनमें, क्योंकि इसमें ये x जो है वो रिफ्लेक्शन है, यानी कि ये फ्लिप है, और y जो है आपका रोटेशन है, यानी कि ये r है, ये ऊपर वाला, ठीक है। तो पूरा का पूरा dn जो है ना वो आप एक r और एक f से निकाल सकते हो। तो ये था आपका dn। इसमें एक और चीज बतानी थी, छोटी सी बात, कि जैसे कि हमने स्क्वायर के केस में 90 डिग्री से घुमाया, तो आप कैसे पता करोगे कि d4 में कितने, dn में कितने डिग्री से घुमाना है? तो क्या कर देना है, 360 डिग्री को आपने n से डिवाइड कर देना है। तो जो भी आंसर आएगा उतने से आप उस पॉलीगॉन को, उस रेगुलर n पॉलीगॉन को घुमा सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि D4 के केस में हमने क्या निकाल दिया था, 360 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया था आपका 90 डिग्री से, ठीक है। तो 90 डिग्री से आप घुमाते हो तो 4 बार घुमाने पर वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए, आई होप आपको जो है डी एन समझ में आया। इसमें कंपोजिशन जो है यही है कि किस तरह से पहले फ्लिप करें, फिर रोटेट करें, ठीक है। सिमेट्री ऑफ स्क्वायर आपको समझ में आ गए हो, D4 के एलिमेंट आपको समझ में आ गए हो, आई होप सो। D4 समझ गए हैं तो आप आराम से DN भी समझ जाएंगे। इनका कंपोजिशन टेबल किस तरह से निकालना है ये इंपॉर्टेंट था, मेरा फोकस मेन इसी पर था, क्योंकि यहीं पर जो है स्टूडेंट मार्क खा देते हैं। फिर कितने एलिमेंट्स होते हैं, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डीएन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।